ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ मनोज सिन्हा होरें आखेआ जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंदे मार्गदर्शन च जम्मू कश्मीर च उद्योगिक विकास लई बड़ा मता निवेश आवा करदा है। उन्हें आखेआ जे तौले गै एह्दा असर दूए क्षेत्रें पर भी दिक्खने च लब्भोग। मनोज सिन्हा होरें एह् गल्ल कल पुलवामा अवंतीपुरा इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी च लग्गे दे राष्ट्रीय शिक्षा ते उद्योगिक समारोह गी संबोधित करदे होई आखी। लेफ्टिनेंट गवर्नर होरें आखेआ जे आर्थिक विकास च स्टार्टअप्स एक बड़ा बदलाव साबित हुआ करदे न ते सरकार इंदे विकास लई फंड समेत हर सहायता हासिल करवाती है। उन्हें आखेआ जे असली मकसद जम्मू कश्मीर च स्टार्टअप्स ते नवाचार लई एक मजबूत वातावरण तैयार करना है। और बहुत कम समय में जम्मू कश्मीर के नौजवानों के द्वारा शुरू किए गए 30 स्टार्टअप्स को भी ये विश्वविद्यालय सपोर्ट कर रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है। सनती यूनिट्स खोलने वाले नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए इंतजामिया वादाबंद। एलजी मनोज सिन्हा का बयान, कहा वज़ीर आज़म की क़यादत में जम्मू कश्मीर की मजमूई तरक्की के लिए हो रहा है काम। एलजी मनोज सिन्हा ने इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा में नेशनल एकेडमी इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव के दौरान सैयद मुंतकी नर्सिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट इन सेंटर फॉर इनोवेशन का इफ्तिताह किया। एलजी के मुशीर आर भटनागर, चीफ सेक्रेटरी डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा और दीगर ओहदेदार मौजूद थे। इस्लामिक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर शकील अहमद रोमशू ने एलजी का इस्तकबाल किया। सिन्हा ने बताया कि वज़ीर आज़म की क़यादत में मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर की मजमूई तरक्की के लिए काम कर रही है। इस ज़िम्न में तरक्की को निचले पायदान तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि सनती यूनिट्स खोलने वाले नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए इंतजामिया वादाबंद है। इस हवाले से सरकारी सतह पर कोई लैतुलाल नहीं किया जाएगा। किसान हो, मजदूर हो, हमारा अध्यापक हो, सबके लिए काम होगा। लेकिन कुछ लोगों का ये हक नहीं है कि उनके बच्चे विदेश में पढ़ेंगे, उनका घर विदेश में होगा और यहाँ का काम में गरीबी में जिंदगी बिताएगा। ये हमें गवारा नहीं है और इसी रास्ते पर जम्मू कश्मीर को सामान्य आदमी का जीवन बदल सके, जिस दिशा में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं आप सब नौजवान साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ। इंडस्ट्री एकेडमी का कॉन्क्लेव था। इसमें यंग बडिंग एंटरप्रेन्योर्स, मतलब जिसके पास इनोवेटिव आइडियाज हैं, उनको एनकरेज करने के लिए एलजी सर यहाँ पे आए थे। तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर यहाँ पे जो जेएंड की न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसमें बहुत सारे फंड्स आ रहे हैं, तो लाइक यंग जो यूथ है उनको आगे आना चाहिए टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर जॉब्स। उनको जैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि जब भी कोई वेंचर स्टार्ट करता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम पैसों की आती है। तो वो एक हर्डल हमने हटा दिया है कि हम उनको पैसा यहीं से दे रहे हैं। 5 लाख रुपए तक वो आराम से कुछ जो स्टार्ट में जितना हो सकता है उससे स्टार्ट कर सकते हैं। जाने के दिनों में बहुत से लोगों को जब उसका कोयला गिरता है तो आज थोड़ी decade of innovation in the country. India aspires to be the 3rd economic power of the world. जम्मू कश्मीर अब देश की हर सूची में दिखाई पड़ता है। ये बदलाव पिछले 2 वर्षों में आया है। जिस भी फील्ड में, मैं विवरण में नहीं जाना चाहता हूँ, चाहे वो कोविड का मैनेजमेंट हो, वैक्सीनेशन हो, जिस क्षेत्र में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात हो, हर क्षेत्र में जम्मू कश्मीर आज आगे बढ़ करके काम कर रहा है। 67,000 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने खर्च किया और प्रोजेक्ट्स जानते हैं कितने पूरे हुए? 9,229। मैं रिपीट कर रहा हूँ। And we have to keep on striving. नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा में एकेडमिया इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव से खिताब किया। इस मौके पर बात करते हुए एलजी मौसूफ ने कहा कि इस तरह के इकदामात इल्मी ज़िंदगी और सन्नत के फ़र्क को दूर करेंगे। उन्होंने कहा कि इस पहल में स्टेक होल्डर्स की शराकत दारी इस तरह का माहौल बनाने में अहम किरदार अदा करेगी। उन्होंने यूनिवर्सिटियों और सन्नती इदारों में तालमेल की ज़रूरत पर जोर दिया। पिछले साल यहाँ के कन्वोकेशन के दौरान मैं उपस्थित था
और एक आग्रह किया था कि जो टैलेंट पूल हम तैयार कर रहे हैं वो इंडस्ट्री की ज़रूरतों के मुताबिक हो, जम्मू कश्मीर और देश की ज़रूरतों के मुताबिक हो। यह ज़रूरत तभी पता चल सकती है जब एकेडमिया तथा इंडस्ट्री के लोग लगातार एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे, अपने अनुभवों को एक दूसरे से साझा करेंगे। देश के 625 डिस्ट्रिक्ट्स में आज कोई न कोई स्टार्टअप चल रहा है और डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री तथा इंटरनल ट्रेड के आंकड़े के मुताबिक अगर मैं बात कहूँ तो आज 61,400 स्टार्टअप्स ऐसे हैं जिन्हें आधिकारिक रूप से मान्यता मिली हुई। अमेरिका और चीन के बाद इनोवेशन और स्टार्टअप्स के मामले में आज हम पूरे विश्व में तीसरे स्थान पर हैं और इसलिए मुझे लगता है कि आज यूनिवर्सिटी तथा इंडस्ट्रीज के बीच पहले से ज़्यादा सहयोग की ज़रूरत है। और अगर मैं कहूँ कि क्लोज कोलैबोरेशन की ज़रूरत है, केवल कोलैबोरेशन की ज़रूरत नहीं। मित्रों, पिछले 6-7 वर्षों की तरक्की के आधार पर ये बात विश्वासपूर्वक कही जा सकती है कि टेक्नोलॉजी में इनोवेशन और विकास को गति देने के लिए इस प्रकार का क्लोज कोऑर्डिनेशन, कोलैबोरेशन इंडस्ट्री की समस्याओं का समाधान भी करेगा तथा नए ज्ञान के निर्माण और हमारे विद्यार्थियों को सपोर्ट करने की दिशा में भी सफलता देने में समर्थ होगा। जीके वेब टीवी देखते रहिए। जम्मू कश्मीर यूटी के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता जी, प्रोफेसर शकील वाइस चांसलर IUST, प्रोफेसर तलत अहमद वाइस चांसलर कश्मीर यूनिवर्सिटी, ग्रास रूट इनोवेशन के क्षेत्र में अप्रतिम उपलब्धि हासिल करने वाले प्रोफेसर अनिल गुप्ता जो गुजरात ग्रास रूट इनोवेशन ऑगमेंटेशन नेटवर्क के फाउंडर भी हैं, सभागार में उपस्थित हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन रोहित कंसल जी, विभिन्न विश्वविद्यालयों के सम्मानित कुलपतिगण, कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर श्री पांडुरंग पोले, IGP कश्मीर श्री विजय कुमार, इस विश्वविद्यालय के सभी प्रोफेसर्स, सेंटर फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के डायरेक्टर श्री परवेज अहमद, IUST और इंडस्ट्री काउंसिल के सभी सम्मानित मेंबर्स, यहाँ उपस्थित इंडस्ट्री के सभी प्रतिनिधि, स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स, इनोवेटर्स, विद्यार्थी बहनों और भाइयों, देवियों तथा सज्जनों, मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि ये 2 दिन का कार्यक्रम यहाँ के वाइस चांसलर और उनकी टीम ने आयोजित किया है, जिसमें एकेडमिया और इंडस्ट्री के बीच कैसे और बेहतर तालमेल हो सके। मैं इसके लिए IUST के वाइस चांसलर को, उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ। एक बड़ी पहल है सेंटर फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, या संक्षेप में जिसे सीड कह रहे हैं आप लोग।
ने शुरू किया और बहुत कम समय में जम्मू कश्मीर के नौजवानों के द्वारा शुरू किए गए 30 स्टार्टअप्स को भी ये विश्वविद्यालय सपोर्ट कर रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है। पिछले साल यहाँ के कन्वोकेशन के दौरान मैं उपस्थित था और एक आग्रह किया था कि जो टैलेंट पूल हम तैयार कर रहे हैं वो इंडस्ट्री की ज़रूरतों के मुताबिक हो, जम्मू कश्मीर और देश की ज़रूरतों के मुताबिक हो। यह ज़रूरत तभी पता चल सकती है जब एकेडमिया तथा इंडस्ट्री के लोग लगातार एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे, अपने अनुभवों को एक दूसरे से साझा करेंगे। मैं मानता हूं कि दोनों के बीच का कोलैबोरेशन प्रासंगिक तकनीक यानी रिलेवेंट टेक्नोलॉजी और निकट भविष्य की चुनौतीपूर्ण समस्याओं तथा ज़रूरतों पर काम करने का अवसर प्रदान करता है। जिन स्टार्टअप्स को आज अवार्ड मिला है उन्हें भी मैं बधाई देना चाहता हूं। जो MOU साइन किए गए हैं उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की शुरुआत मैं कुछ न्यूज़ रिपोर्ट से ही शुरू करना चाहता हूं। पिछले सप्ताह इकोनॉमिक टाइम्स में 2 खबरें छपी थी। पहली खबर थी स्टार्टअप कंपनी ट्रेसेबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को $60 मिलियन का फंड मिला है, और दूसरी बड़ी खबर थी कि कॉमर्स डिलीवरी कंपनी की जितनी भी क्विक डिलीवरी सर्विसेज की यूनिट हैं उनमें 25% का ग्रोथ देखा गया है। बड़ी सीधी सी बात है, क्विक डिलीवरी सर्विसेज आजकल समाज की ज़रूरत हो गई और माना जाता है कि जो लोगों को 15-20 मिनट में घर बैठे ज़रूरत की चीज़ की डिलीवरी कर दे तो आज के जीवन में वो एक बड़ा उपयोगी होगा। इन दोनों न्यूज़ रिपोर्ट्स के बैकग्राउंड में अगर आप जा कर के देखेंगे तो आज सिर्फ इनोवेशन महत्वपूर्ण नहीं रह गया है, बल्कि इनोवेशन की गति ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई। और ये IEC का एक नया मॉडल है, इनोवेट, इवॉल्व एंड कॉमर्शियलाइज। मुझे लगता है कि उस दिशा में जो यात्रा शुरू हुई है वो मंजिल तक पहुँचे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। ट्रेसेबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्केट में प्रतिदिन डेवलप हो रहे नए ऐप के इंटरफेस को सुरक्षित रखने के लिए एक नई तकनीक इन्वेंट कर रहा है, इनोवेटिव आइडियाज़ को मार्केट में उतार रहा है। पिछले 6-7 वर्षों में इसकी गति बहुत बड़ी है और IEC का मॉडल मोटे तौर पर आज सर्वमान्य हो गया है, स्वीकार्य हो गया है। उसी तरह मैं समझता हूं कि तेज गति से हमारे देश में स्टार्टअप भी शुरू हुए और इनोवेशन को प्रमोट किया जा रहा है, जो शायद पिछले 3 दशकों को मिला करके नहीं हो पाया था, वो पिछले कुछ वर्षों में हुआ है। देश के 625 डिस्ट्रिक्ट्स में आज कोई न कोई स्टार्टअप चल रहा है और डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री तथा इंटरनल ट्रेड के आंकड़े के मुताबिक अगर मैं बात कहूँ तो आज 61,400 स्टार्टअप्स ऐसे हैं जिन्हें आधिकारिक रूप से मान्यता मिली हुई है। अमेरिका और चीन के बाद इनोवेशन और स्टार्टअप्स के मामले में आज हम पूरे विश्व में तीसरे स्थान पर हैं, और इसलिए मुझे लगता है कि आज यूनिवर्सिटी तथा इंडस्ट्रीज के बीच पहले से ज़्यादा सहयोग की ज़रूरत है। और अगर मैं कहूँ कि ये क्लोज कोलैबोरेशन की ज़रूरत है, केवल कोलैबोरेशन की ज़रूरत नहीं। मित्रों, पिछले 6-7 वर्षों की तरक्की के आधार पर ये बात विश्वासपूर्वक कही जा सकती है कि टेक्नोलॉजी में इनोवेशन और विकास को गति देने के लिए इस प्रकार का क्लोज कोलैबोरेशन इंडस्ट्री की समस्याओं का समाधान भी करेगा तथा नए ज्ञान के निर्माण और हमारे विद्यार्थियों को सपोर्ट करने की दिशा में भी सफलता देने में समर्थ होगा।
अभी पिछले सप्ताह ही अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन 19-20 की रिपोर्ट आई है। आप में से अनेक लोगों ने देखा होगा। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के लगभग 10 लाख स्टूडेंट्स परीक्षाएं पास किए हैं, लेकिन उनमें से मात्र लगभग 6 लाख से कम स्टूडेंट्स का ही प्लेसमेंट हो पाया है। उन्होंने जो एवरेज दिया है उसके मुताबिक 30 लाख नए स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग के विभिन्न पाठ्यक्रमों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन अगर आप प्लेसमेंट का एवरेज देखेंगे तो मुझे लगता है कि आज भी कहीं न कहीं इंडस्ट्री की मांग, एक विशेष स्किल सेट की मांग और तैयार हो रहे टैलेंट पूल के बीच डिस्कनेक्ट दिखता है। ये हमारे लिए एक विचारणीय प्रश्न है जिस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है, और इस डिस्कनेक्ट को समाप्त करने में IUST के सीड जैसे समर्पित कार्यक्रम, लगातार एकेडमिया तथा इंडस्ट्री के बीच चर्चा ही एकमात्र समाधान है। और इसका एक बेहतरीन उदाहरण कोरोना महामारी के डिसरप्शन के दौरान पूरे विश्व ने देखा है। 2020 में जब कोरोना महामारी का कहर शुरू हुआ था, तब चाहे वो PPE किट्स हों, टेस्ट किट्स हों, हम सभी बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे, लेकिन कुछ महीनों में हम अन्य देशों को एक्सपोर्ट करने लगे। और निश्चित रूप से अगर मैं कहूँ कि भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसमें जिस प्रकार की रुचि ली, आज देश इस मामले में समर्थ हो सका है। IITs हों या देश के दूसरे विभिन्न संस्थान हों, नए इनोवेशन के द्वारा अस्पतालों, कंपनीज की अनेक प्रकार से एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस ने मदद की है। यहाँ मौजूद बहुत से हमारे यूथ, विद्यार्थी, इनोवेटर्स को याद होगा कि कोरोना के समय में एकेडमिक इनोवेशन के पश्चात बंगलोर की कंपनी ने कोरोना ओवन शुरू किया था, जो किसी भी सामान को 4 मिनट में डिसइंफेक्ट कर रही थी। ये इनोवेशन ऐसा था जिसकी प्रासंगिकता, जिसका रिलेवेंस भविष्य में भी बना रहेगा। हेल्थ केयर के क्षेत्र में टेलीमेडिसिन के ऊपर पिछले 6-7 सालों में काफ़ी काम हुआ है, लेकिन कोरोना काल में जितनी तेज गति से दूर दराज के इलाकों में पेनिट्रेशन शुरू हुआ है, वो अपने आप में मैं मानता हूं कि एक शोध का विषय है, रिसर्च का विषय है। इसी प्रकार रोबोट, डिलीवरी, हाइब्रिड टीचिंग के क्षेत्र में अनेक ऐसे इनोवेशंस हुए हैं जिन्होंने भविष्य की टेक्नोलॉजी को हमारे और करीब ला दिया है। 2013-14 में पूरे भारतवर्ष में मात्र 4000 पेटेंट आधिकारिक रूप से मंजूर किए गए थे, लेकिन 2021 में ये संख्या आप सबको जानकर प्रसन्नता होगी कि 28 लाख पेटेंट आज रजिस्टर हो गए। तो जिस गति से हम आगे बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि ये सुखद संकेत हमको देता है, अच्छे भविष्य का संकेत देता है। पहले हर साल लगभग 70 से 75 हज़ार ट्रेडमार्क्स रजिस्टर होते थे, लेकिन 2021 में 2.5 लाख से ज़्यादा, करीब 2,57,000 ट्रेडमार्क्स रजिस्टर किए गए। ये इस बात को प्रमाणित करता है कि सीड ने इनोवेशन, इंक्यूबेशन, एंटरप्रेन्योरशिप को गति देने के लिए जिन 8 वर्टिकल्स पर काम शुरू किया है, वह लैब टू मार्केट की यात्रा भी सुनिश्चित करेगा। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी जम्मू कश्मीर को और देश को अग्रणी बनाने में मदद करेगा। आप सब स्वयं साक्षी हैं कि किस प्रकार वैक्सीन के मामले में भी भारतवर्ष के रिसर्चर्स, साइंटिस्ट ने पूरी दुनिया के सामने एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है, और कुल मिलाकर आज दुनिया के 100 देशों को भारत के प्रधानमंत्री जी के कारण वैक्सीन मैत्री अभियान में वैक्सीन की सप्लाई दी जा रही है। ये कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है, बल्कि मैं मानता हूँ कि रिसर्च के मामले में, उसे प्रोडक्टिव बनाने के मामले में तथा इन्वेंशन को कमर्शियलाइज करके
संपूर्ण मानवता की भलाई के लिए जो स्थान भारत ने आज प्राप्त किया है, पूरी दुनिया में उसकी प्रशंसा हो रही है। मुझे लगता है कि ये हमारे विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्थान इस बात का बराबर ध्यान रखना होगा कि हम जिस समाज में ये विश्वविद्यालय चल, जिस सोसाइटी में हम, उस सोसाइटी को हमारे रिसर्च से, हमारे काम से कितना लाभ हो रहा है, मैं समझता हूँ ये विश्वविद्यालय का एक प्रमुख उद्देश्य जरूर होना चाहिए। मित्रों, एक और आंकड़ा है जो इनोवेशन इकोनॉमी के क्षेत्र में हमारे लिए गर्व का विषय है। 2021 की ग्लोबल इनोवेशन रिपोर्ट के मुताबिक सेंट्रल तथा साउथ एशिया में आज भारत प्रथम स्थान पर है। रिसर्च में भी हमने महत्वपूर्ण और बड़ी छलांग लगाई और सबसे ज़्यादा रिसर्च पब्लिकेशन वाले देशों में आज हम 9वें स्थान पर आ गए। ये पिछले 5-6 सालों में जो परिवर्तन आया, मैं समझता हूँ हर भारतीय को इस पर गर्व हो सकता है। और मैं मानता हूँ कि आज हमारे पास साधन और संसाधन दोनों उपलब्ध हैं, जिससे जम्मू कश्मीर तथा देश में इनोवेशन, नए इन्वेंशन के शिखर पर पहुंचने का अवसर हमें मिल सकता है। डिजिटल क्रांति का विस्तार आज गांवों तक हो चुका है। विश्व का सबसे सस्ता डेटा आज हिंदुस्तान में उपलब्ध है। आप में से अनेक लोग इस तथ्य को जानते होंगे कि अमेरिका और चीन मिलकर के जितना डाटा का उपयोग कर रहा है, उससे ज़्यादा अकेले भारत के लोग कर रहे हैं। ये स्थिति कभी हम सोच नहीं सकते थे। गवर्नेंस के क्षेत्र में इंडस्ट्री हो, शिक्षा हो, एग्रीकल्चर हो तथा तमाम सेक्टर आज टेक्नोलॉजी की मदद से ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। और अभी मेरे पहले के वक्ताओं ने जिक्र किया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में हमें एक ऐसा पथ प्रदर्शक गाइड मिला है जो स्टूडेंट्स तथा टीचर्स दोनों को इनोवेशन तथा इन्वेंशन के लिए प्रेरित कर रहा है और जरूरी संसाधन भी उपलब्ध करा रहा है। कश्मीर यूनिवर्सिटी, जम्मू यूनिवर्सिटी, ये IUST, अनेक हमारे बाकी विश्वविद्यालय, कॉलेजेस, ये भी अच्छी दिशा में जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। आप सबको मालूम है कि टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से बारामूला और जम्मू में 2 सेंटर्स जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सेंटर फॉर इनोवेशन, इंक्यूबेशन, इन्वेंशन प्रारंभ किए। मुझे याद है जब जम्मू के उद्घाटन कार्यक्रम में गया था, IIT जम्मू के डायरेक्टर हमारे साथ थे। उन्होंने मुझसे कहा कि साहब हमारे IIT में भी ऐसे इक्विपमेंट, एडवांस इक्विपमेंट नहीं है जो इस सेंटर पर लगे। और उच्च शिक्षा विभाग या जम्मू कश्मीर प्रशासन 14 ऐसे और नए सेंटर इस साल बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जहाँ इंजीनियरिंग के छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, 3D डिजाइनिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा एनालिसिस की ट्रेनिंग वहाँ दी जा रही है। वहाँ मैं समझता हूँ कि जो बच्चे निकल रहे हैं वो देश के किसी संस्थान के बच्चों से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि भविष्य की तकनीक में रिसर्च और विकास के लिए मिलजुल कर काम करने के लिए एकेडमिक इंडस्ट्री कोलैबोरेशन को मात्र समझौते की तरह न लिया जाए, बल्कि प्रोडक्ट की परिकल्पना से लेकर उसे डेवलप करने के प्रोसेस में एकेडमिया तथा इंडस्ट्री एक्टिव पार्टनर की तरह काम करें, ऐसी मेरी अपेक्षा है। आप सब जानते हैं कि एक लंबे इंतज़ार के बाद जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्रियलाइजेशन की क्रांति का मैं कहूँ जन्म हुआ है, तो शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज़ादी से लेकर के और आज के 6 महीना पहले तक जम्मू कश्मीर में प्राइवेट सेक्टर का कुल इन्वेस्टमेंट 15,000 करोड़ से कम था। अभी 24 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य में आए थे। एक ऐसी पॉलिसी, एक नई इंडस्ट्रियल स्कीम और उसमें जो इंसेंटिव्स दिए गए, उसके कारण उस दिन 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी ने 38,080 करोड़ 38,030 करोड़ इन्वेस्टमेंट की ग्राउंड ब्रेकिंग उन्होंने की और वो इंडस्ट्री यहाँ लग रही है। अब उनकी ज़रूरतों का भी हमें ध्यान रखना है कि किस तरह का मैन पावर उनको चाहिए। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आने वाले 6 महीने में ये आंकड़ा 70,000 करोड़ को
निश्चित रूप से पार करने वाला है। इस बात को हम सुनिश्चित करेंगे। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि कुछ लोग हैं जिनको ये बात अच्छी नहीं लगती। अब इंडस्ट्री तो सब जमीन पर ही लगेगी। इसके खिलाफ वातावरण तैयार करने की कुछ लोग कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ विद्वत जन हैं, हमारे युवा साथी हैं, उनको इस बात को समझना होगा कि जम्मू कश्मीर भी देश और दुनिया में जो बदलाव हो रहा है उसके साथ अगर कदम से कदम नहीं मिलाएगा तो शायद हम पीछे रह जाएंगे। ये समय की आवश्यकता है। इंडस्ट्री के यहाँ आने से इनोवेटर्स, यंग एंटरप्रेन्योर्स को सीधा लाभ मिलेगा। बहुत सारे विचारों रिसर्च को प्रोडक्टिव प्लेटफॉर्म मिलेगा। और मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो रेड टेपिज्म था उसको रेड कारपेट में बदलने की हर कोशिश हम सब कर रहे हैं। काफ़ी हद तक हुआ है, जो बचा है वो भी आगे कर दिया जाएगा। यहाँ के नौजवानों को इससे रोजगार भी मिलेगा, लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आएगा और जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले समय में हमारे स्टार्टअप्स तथा इनोवेशन इंडस्ट्री के बिजनेस के नियम जरूर बदलेंगे। आप लोग सोचिए, मात्र 1 साल के अंदर जब विश्व की इकॉनमी धीरे धीरे उभरने की कोशिश कर रही है, तब भारतवर्ष में 42 यूनिकॉर्न बने। हम जम्मू कश्मीर के लोग क्यों नहीं ये कर सकते हैं? ये पूरे विश्व के लिए आश्चर्य का विषय बना हुआ है। भारत के स्टार्टअप्स तेजी से लोकल से ग्लोबल बन रहे हैं। रूरल इकॉनमी से होकर इंडस्ट्री 4.0 के क्षेत्र में शुरू हो रहे स्टार्टअप्स न सिर्फ हमारी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, बल्कि विदेश के वेंचर कैपिटलिस्ट को भी आकर्षित करने की क्षमता आज हमारे देश के इनोवेटर्स में है। वैश्विक बाजार में भी हम अपनी जगह बना सके हैं और इनोवेशन के इस कल्चर को जम्मू कश्मीर के कोने कोने में पहुंचाना, नौजवानों की हैंड होल्डिंग करना, इंडस्ट्री तथा एकेडमिक संस्थानों की मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी। और मैं आप सबसे यहाँ अनेक विश्वविद्यालयों के कुलपति हैं, मैं सबसे निवेदन करूंगा, विनम्र निवेदन करूंगा, यही हमारा दायित्व है। जो हमारे IIT है, NIT है, जो भी इंस्टीट्यूशन इस जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं, मुझे प्रसन्नता है कि सीट के अंतर्गत वेमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए स्पेशल सेल बनाया गया है। और ये और प्रसन्नता की बात है कि इस कार्यक्रम का आयोजन भी हमारी बहनों ने किया है। मुझे याद है जब कन्वोकेशन में मैं गया था तो 70% गोल्ड मेडल्स हमारी बच्चियों को मिला था। जम्मू कश्मीर प्रशासन महिला एंटरप्रेन्योर्स के इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए, उसे वाइब्रेंट बनाने के लिए हमने पिछले दिनों काफ़ी प्रयत्न किया है और अनेक कार्यक्रम, हौसला, साथ, राइज टुगेदर, तेजस्वनी जैसे अनेक कार्यक्रम महिला एंटरप्रेन्योर्स के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने शुरू किया है और उन महिलाओं को, उन बहनों को आर्थिक सहायता मुहैया भी कराई जा रही है। मैं IUST के वाइस चांसलर साहब, सीट के डायरेक्टर साहब तथा यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स से अनुरोध करूँगा कि प्रशासन के साथ मिलकर सेलेक्ट किए गए एंटरप्रेन्योर्स को जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने में आप एक ब्रिज का काम करें। प्रशासन की ओर से हम आपको भरोसा देना चाहते हैं कि पैसे की कमी कभी आपको नहीं होगी। मैं सभी युवाओं का भी आह्वान करता हूं कि अगर आपके पास आइडियाज़ हैं, आपके इनोवेशन में पोटेंशियल है, तो जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से शिद्दत के साथ आपकी मदद के लिए तैयार है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस वर्ष में आप सभी युवा एंटरप्रेन्योर्स, इंडस्ट्री से जुड़े लोगों तथा फैकल्टी मेंबर्स को भरोसा देना चाहता हूँ। इनोवेशन तथा स्टार्टअप्स में सरकार एक सक्रिय पार्टनर की भूमिका में रहना चाहती है। हम केवल दर्शक के रूप में नहीं रहना चाहते। हमने स्टार्टअप्स की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया और आर्थिक सहयोग को स्वतंत्र करने की कोशिश प्रारंभ की है। आपके जो सुझाव हैं मैं उसका स्वागत करूंगा। हम ऐसी पॉलिसी रखना चाहते हैं कि किसी भी इनोवेटर को, किसी भी रिसर्चर को कोई इसमें दिक्कत न हो और उनकी हैंड होल्डिंग के लिए जो भी आवश्यक होगा वो जरूर किया जाएगा। भारत सरकार के स्टार्टअप इंडिया तथा स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रमों के तहत भी आज युवाओं को एंटरप्रेन्योर बनने में सारी सुविधाएं उपलब्ध भारत सरकार करा रही है।
जिससे उन्हें बिजनेस का स्केल बढ़ाने के साथ साथ नए विचारों, नए इन्वेंशन पर काम करने का पर्याप्त अवसर मिल रहा है। आज ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों की आकांक्षाएं बढ़ी हैं और अलग अलग क्षेत्रों में इनोवेशन तथा स्टार्टअप्स के लिए अपार संभावनाएं हैं। मैं चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के युवा एंटरप्रेन्योर्स के नए विचार एक सफल बिजनेस के रूप में परिवर्तित हों और उसके लिए जिन भी साधनों की आवश्यकता होगी उसे पूरा करने की जरूर कोशिश हम करेंगे। मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूँ। रास्ते में जब मैं चला था, हम और डॉक्टर मेहता बात कर रहे कि जो इंडस्ट्रियल स्टेट है उसमें कश्मीर डिवीज़न में भी और जम्मू डिवीज़न में भी स्टार्टअप्स के लिए अलग से लैंड हम चिन्हित करेंगे और ये अगर इंडस्ट्री में बढ़ना चाहते हैं तो उन्हें जरूर अवसर मिले, इसकी कोशिश करेंगे। सस्ते रेट पर मिले, जो इंडस्ट्री का रेट है उससे हम इनको इंसेंटिव देना चाहते हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इनोवेशन तथा स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए 16 जनवरी को स्टार्टअप डे के रूप में मनाने का निर्णय किया है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं, जम्मू कश्मीर में भी उस दिन महत्वपूर्ण कार्यक्रम सभी विश्वविद्यालय आयोजित करें, यंग एंटरप्रेन्योर्स को सम्मानित करें और जिन्होंने भी अच्छा इनोवेशन किया है देश उन्हें जान सके, ऐसी व्यवस्था हमें करनी होगी। मुझे पूरा यकीन है कि देश के साथ कदम से कदम मिलाकर जम्मू कश्मीर के युवा इनोवेटर्स, स्टार्टअप्स और जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार बनाने का हर संभव प्रयास हम सब मिल करके करेंगे। इस अवसर पर मैं इंडस्ट्री तथा एकेडमी के सम्मानित सदस्यों से सालाना एक वाइस चांसलर इनोवेशन चैलेंज शुरू करने का भी आग्रह करता हूं, जिससे उनके आइडियाज को उद्यमशीलता में, एंटरप्रेन्योरशिप में परिवर्तित करने में मदद मिलेगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि मानवीय दृष्टिकोण के साथ, इस मजबूत पार्टनरशिप के साथ प्राइवेट तथा पब्लिक सेक्टर में सार्थक बदलाव दिखाई पड़ेगा। मैं इस एकेडमिया इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई और भविष्य में सफलता की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, 2-3 इससे अलग हट करके बातें मुझे लगता है कि करनी आवश्यक है। पिछले 2-2.5 वर्षों में कुछ आंकड़े मैं आपको बताना चाहता हूँ। उनके अधिकांश आप यहाँ जो लोग हैं, मुझे लगता है कि लंबे समय से जम्मू कश्मीर को जानते हैं। मेरा अनुभव इसमें सबसे अल्प है, लेकिन कुछ तथ्य रखना आपके बीच जरूरी है। आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक योजना भारत सरकार ने शुरू की, गांव को सड़क से जोड़ना। आप में से अनेक लोगों को शायद नहीं मालूम होगा कि देश में इसकी रैंकिंग जारी होती है। कभी हम 14वें 15वें स्थान पर रहते थे, आज हम देश में 3रे स्थान पर हैं। हेल्थ के जितने इंडिसेस हैं या नीति आयोग ने जितने पिछले दिनों अपनी सूची प्रकाशित की है, जम्मू कश्मीर अब देश की हर सूची में दिखाई पड़ता है। ये बदलाव पिछले 2-2.5 वर्षों में आया है। जिस भी फील्ड में, मैं विवरण में नहीं जाना चाहता हूँ, चाहे वो कोविड का मैनेजमेंट हो, वैक्सीनेशन हो, जिस क्षेत्र में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात हो, हर क्षेत्र में जम्मू कश्मीर आज आगे बढ़ करके काम कर रहा है। और एक आंकड़ा जरूरी ये जानना आपको है, 2018-19 में यूटी कैपेक्स में 67,000 करोड़ 67,000 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने खर्च किया और प्रोजेक्ट्स जानते हैं कितने पूरे हुए? 9,229। मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक्सपेंडिचर था 67। ये ताली बजाने की बात नहीं है, ताली आगे बजेगी। 67,000 करोड़ हमारा एक्सपेंडिचर था, प्रोजेक्ट पूरे हुए 9,229। अगले फाइनेंशियल ईयर में 2021 में 4,000 करोड़ कम, कुल एक्सपेंडिचर 63,000 करोड़, प्रोजेक्ट पूरे हुए 21,384। एक सिस्टम ई टेंडरिंग होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होगा, बीम्स का पूरी तरह से इस्तेमाल होगा,
जो काम होगा उसकी जियो टैगिंग होगी। कई लोगों को इससे बड़ी तकलीफ हुई। लोग ये सोच रहे थे कि ये तो टेम्पररी लोग हैं, 6 महीने 1 साल में चले जाएंगे, फिर वही इलाज चालू होगा। मैं कहना चाहता हूँ कि टेम्पररी लोग नहीं हैं, ये सब ठीक करके ही जाएंगे, तब तक रहेंगे जब तक ठीक नहीं होगा। दूसरी बात, इस जो फाइनेंशियल ईयर का क्लोजर हुआ है उसमें जो पहले खर्च हुआ था, मेरा दृढ़ विश्वास है 2-4 दिन में फिगर आ जाएगी कि मिनिमम उससे 15-20% कम खर्च करके लगभग 51,000 प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में पूरे हुए। ये सिस्टम जब काम करता है तो चीज़ें कैसे बदलती हैं, सामान्य आदमी के जीवन में कैसा बदलाव आता है, मैं समझता हूँ इसके सार्थक परिणाम अब दिखने लगे। मुझे याद है 8 अगस्त 2020 को मैं आया था। आप में से अनेक लोग श्रीनगर से फ्लाइट से ही जाते हैं। कितनी फ्लाइट चलती थी श्रीनगर से, याद है आपको? अब कितनी ऑपरेट हो रही है? 106, 108 नाइट लैंडिंग भी हो रही है, और अब रात को एयरक्राफ्ट यहाँ रुकता है, अर्ली मॉर्निंग में फ्लाइट जा रही है। नया एयरपोर्ट का टर्मिनल भी बन रहा है, जल्दी बन जाएगा। जो सुविधा है मैं समझ सकता हूँ। इंटरनेशनल फ्लाइट भी चल रही है, कार्गो भी चल रहा है। जम्मू का और बुरा हाल है, वहाँ तो कुल 4 बजे के बाद कहीं आप जा ही नहीं सकते। टूरिज्म 12 लाख लोग आ रहे हैं, 1,12,000 आते थे, 12 लाख लोग आ रहे हैं। ये सब जो बदलाव है ये कुछ लोगों को नहीं दिखता है, क्योंकि उनके आंख पर पट्टी लगी हुई है। मैं मानता हूं कि प्रशासन का मूल जो कर्तव्य है, नैतिक जो दायित्व है, सामान्य आदमी के, कॉमन मैन के जीवन में बदलाव आवे, कुछ खास लोगों के जीवन के लिए प्रशासन काम करे, ये कतई हमें मंजूर नहीं है। सामान्य विद्यार्थी हमारा, सामान्य हमारी बहन हो, किसान हो, मजदूर हो, हमारा अध्यापक हो, सबके लिए काम होगा। लेकिन कुछ लोगों का ये हक नहीं है कि उनके बच्चे विदेश में पढ़ेंगे, उनका घर विदेश में होगा और यहाँ का कॉमन मैन गरीबी में जिंदगी बिताएगा। ये हमें गंवारा नहीं है, और इसी रास्ते पर जम्मू कश्मीर को सामान्य आदमी का जीवन बदल सके, इस दिशा में हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं आप सब नौजवान साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ, जो भी जेन्युइन बातें होती, कुछ नौजवानों ने मुझे रिप्रेजेंटेशन भेजा। कल चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर मेहता से मेरी बात हुई, हमने कहा कि बच्चे कह रहे हैं कि ये जो एज लिमिट है 32 साल, इसको बढ़ा देना चाहिए। स्वीकार कर लिया हमने, कल 35 साल कर दिया है। तो अगर सामान्य आदमी की जो जेन्युइन बात है, उसके लिए पूरी तरह से 24 घंटे हमारे दरवाजे खुले हैं। कोई भी कभी भी इस तरह की बात लेकर के आएगा, पूरी तरह से सुनवाई, पूरी तरह से, कहीं दूसरे जगह जाने की जरूरत नहीं। प्रशासन के भी हमारे जो वरिष्ठ सहयोगी हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पूरे संवेदनशील ढंग से हर वाजिब बात का समाधान निकालने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन दबाव में यदि कोई चाहेगा गलत काम करा ले, तो वो न किया है और न कभी करेंगे। ये बात मैं जरूर यहाँ विद्वज्जनों के बीच कहना चाहता हूँ। इतनी बात करते हुए मैं वाइस चांसलर साहब को, उनकी पूरी टीम को और इस विश्वविद्यालय के सभी विद्यार्थी बहनों भाइयों को हृदय से साधुवाद देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि IUST निश्चित रूप से आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर को गर्व होगा कि जो काम आज प्रारंभ हुआ है वो ऐसी मंजिल तक पहुँचेगा कि पूरा देश इस पर गौर करे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। Give some directions on the PhD. Doctor, we are working on that concept, and Dr. asked I am faculty in Department of Civil Engineering here at IUC. So we started from your idea, and we tried to basically address the waste problem and use the end of use tires. At present, we don't have any recycling plant in Kashmir. So what we try to increase, so we get what we call as fire swelling resistant concrete. So not only we can use the tire waste in our road construction, we can also use these polymer fibers which we can get from end of use tires. There's another machine which we have designed. Design Innovation Center of this
Science University. So this has been developed recently. It's PFDR, powered air purifying respirator. It's completely portable device and it has screen control. So this can be used by doctors and medical workers in hospitals. And this is a headgear which will be provided. How much oxygen it can supply? It can supply 170 liters of oxygen per minute, and according to the international standards, it's capable of supplying more than what. बैग्स हम भी प्रेफर करते थे सर मेंस के लिए सर वुमेन के लिए सर थोड़ा इनको साइज के रिगार्डिंग हमने इनको फ्रेम We use natural and organic waste extracted from the fields of which we make lavender. So we have, for example, the carpet weaving work, we have a copper work, we have the zari work. So सर मैंने प्रोजेक्ट बनाया है